बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सुबह का आगाज़ सभी लोग हर रोज़ मैं कहती हूँ अच्छा किया करें ताकि आपका पूरा दिन ही अच्छा रहे। इसीलिए हमने भी ये डिसाइड कर रखा है कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ बहुत अच्छा करना है और वो हमने करना है आज की अच्छी बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, जैसे कि मैंने पिछले मैसेज में ये कहा था कि मरने वाले के माल के साथ 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। पहला तजहीज़ व तकफ़ीन, दूसरा तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जो माल बचा देखा जाएगा इसने लोगों का कर्ज़ा तो नहीं देना, अगर कर्ज़ा देना था तो उसका कर्ज़ा अदा किया जाएगा। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दफ़ा जनाज़ा पढ़ाने के लिए आगे तशरीफ़ लाए तो किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मरने वाला मक़रूज़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे हटे, मैं इसका जनाज़ा नहीं पढ़ा था। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका कर्ज़ अदा करता हूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े जनाज़ा पढ़ाने के लिए। इससे मालूम हुआ कि अपने मामलात को साफ़ करके जाए। तो दूसरा जो हक़ मुताल्लिक़ होता है मरहूम के माल के साथ, वो उसका कर्ज़ा अदा किया जाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की अच्छी बात के बाद आज की टॉप स्टोरीज। आज की लीड स्टोरी क्या है जी? विफाक के बाद पंजाब में भी अदम इत्तेमाद की तैयारियां, असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन तैयार। शहर में 31 रमजान बाजार लगेंगे। आटा चीनी 2021 वाले रेट पर मिलेंगे। डॉक्टर्स की हेल्थ कार्ड पर शेयर न मिलने पर अदम दिलचस्पी, सेहत कार्ड प्राइवेट अस्पतालों को नवाजने का मंसूबा बन गया। और डिप्टी कमिश्नर अफसरान को टास्क क्या मिला, ये बताएंगे आपको आज के शो में। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। हम अपनी खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये जो आमिर भाई की मुस्कुराहट है ना, हमेशा बहुत अच्छी लगती है। आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रखे। ये एनर्जी देती है, यकीन माने, आसपास वाले लोगों को। असल में घर में ना 25-30 किस्म के फूल खिले हैं, मुख्तलिफ किस्मों के ना, और बाहर का मौसम है। तो आप जब जाते हैं सुबह नमाज के बाद अपने लॉन में, बगीचे में और अपनी छत पे जहाँ मैंने गमलों में सजा रखे हैं, वो एक अलग सी ताजगी महसूस होती है। एक अच्छी सी हवा जो है वो आपको उस वक्त मुयसर आती है और ऐसा मौसम जो है आंखों को होता है, आसपास का माहौल आपको बड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक मज़ा है। उसी मज़े को फिर वो सारा दिन जो है वो कंटिन्यूटी उसकी चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आंखों को खुशनुमा सा ये एहसास देता है और एक खूबसूरत मंजर भी पेश करता है। सियासी मंजर आजकल बड़ा कुछ पेचीदा भी हुआ है और कुछ चीज़ें आयाम भी नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। तो अभी कुछ मुझे फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही। आमिर भाई को शायद सब कुछ पता हो। पहली खबर क्या है? पंजाब में भी अदम इत्तेमाद की तैयारियां, असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन तैयार कर ली गई है। 150 से ज़ायद लीगी अरकान असम्बली ने दस्तखत कर दिए हैं। कुछ पेचीदगियां हैं वो मुझे अच्छा, इसमें भी कोई पेचीदगियां नहीं है। नहीं, थोड़ी सी चीजें मुझे ना सियासत में इस वक्त बाहर का मौसम है। हाँ, जो मैंने सुबह आपसे बात की, हाँ, वो उसी तरह से गुल खिल रहे हैं। और उसी तरह से हमें मुख्तलिफ किस्म के फूल जो हैं वो इसमें खिलते हुए नज़र आते हैं। और जो बयानात हैं, जो बयानिए हैं, वो किस तरह से तब्दील होते हैं और किस तरह से जो है हम लोग अपने सियासतदानों को देखते हैं कि वो उनकी मूवमेंट क्या है और उस हिसाब से मुल्क का आइंदा आने वाला मुस्तकबिल जो है वो कैसा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बहार वैसे है वहाँ पर सियासी बहार भी आ गई है। और इसमें एक जो अच्छी खबर मैं ये समझता हूँ वो ये है कि पंजाब में भी तहरीक अदम इत्तेमाद आने वाली है। वो इसका तो अंदाज़ा सबको था
कि अगर मरकज़ में तहरीक-ए-अदम एतमाद आएगी तो पंजाब में भी आएगी, जहाँ बहुत कमज़ोर हुकूमत है बुज़दार साहब की, और उनकी गवर्नेंस के हवाले से PTI के अंदर से भी आवाज़ें आ रही थी, और उसके अंदर से ही बगावत जो है सबसे पहले शुरू हुई। किसी अपोजिशन जमात ने उसमें हिस्सा नहीं डाला। PTI के अंदर से अलीम खान ग्रुप आया, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप आया, उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि लोगों के काम नहीं हो रहे, आपकी गवर्नेंस के लिए आपको उस स्पीड से काम करना पड़ेगा, उस फ़हम के साथ काम करना पड़ेगा जो स्पीड शहबाज शरीफ की थी, जो फ़हम तदब्बर परवेज़ अलई का था। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में इस तरह की कोई तब्दीली आती है तो ये सूबे के अवाम के लिए बहुत खुशाइंद होगी। गो अगले इलेक्शन आने में 15 माह रह गए तकरीबन, तो उन 15 माह में भी अगर काम किया जाए और काम को बेहतर अंदाज से चलाया जाए तो सूबे के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, जो कि अभी बेहतर नहीं हैं। ये 15 माह में मुझे जो हलचल नज़र आ रही है, आपको लगता है कि ये टाइम पूरा होता नज़र आ रहा है? अन्ना टाइम पूरा क्यों नहीं होगा? मैं ये समझता हूँ कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का जब दौरे हुकूमत था उस वक्त भी असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की थी, वज़ीर आज़म की तब्दीली हुई। उसके बाद अगर आप नून लीग की बात करें तो उसमें भी असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। वज़ीर आज़म नहीं रहे, उन पर केसेस चल गए और वो बाहर आ गए, लेकिन फिर नून लीग का ही एक वज़ीर आज़म जो है वो आ गया। तो ये मैं समझता हूँ कि असम्बलियों की इस दफ़ा भी मुद्दत पूरी होगी, और सियासतदानों को इस पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमें असम्बलियाँ टूटने से या उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इलेक्शंस में जाने से एक नई अफरा तफरी आ सकती है। अगर हम इस 1.5 साल में कुछ गवर्नेंस को बेहतर बनाएं, मरकज़ में भी और सूबों में भी, हम गवर्नेंस को बेहतर बनाएं, लोग थोड़ा सा और सब्र कर लें। सब्र तो करना पड़ेगा। ये जिस तरह का नुकसान मैं समझता हूँ इस हुकूमत में हुआ है, वो कोई 1, 2, 3 सालों में पूरा नहीं होगा। अगर आप ये तवक्को करें कि परवेज़ अलई आकर एकदम से कोई छड़ी हिलाएंगे जादू की और सब चीज़ें चेंज होंगी। भाई आपको बहुत हौसला होता है जब आपको चीज़ें राइट ट्रैक में जाती नजर आ जाए ना, फिर उसके समरात चाहे थोड़ी देर बाद जाके मिले, कम से कम आपको ज़हनी जो सुकून है तो रहता है, मिलता है। तो यही हम भी यही चाहते हैं कि मरकज़ में भी एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट हो, चाहे 15 माह के लिए हो, और सूबे में भी एक ऐसी हुकूमत हो जिनको गवर्नेंस करनी आती हो। अब पंजाब वो पंजाब नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, अब पंजाब पहले एक शहर का सूबा हुआ करता था, लाहौर, लेकिन अभी आप उठाएं तो फैसलाबाद है, मुल्तान है, भावलपुर है, पिंडी है, ये तमाम शहर, गुजरांवाला है हमारा, ये तमाम शहर इतने फैल चुके हैं और इसमें लोगों को इतना शऊर आ चुका है। बिल्कुल, जब तक उनके काम नहीं होंगे, लोगों में शऊर आ चुका है, मतलब इस पे तो कोई दो राय नहीं। आपको मैं ना आपको बताऊं, हमारी तो क्योंकि मुलाकात रहती है और मेरी तो OSR से भी बात होती रहती है, इस गवर्नमेंट ने भल सफाई नहीं कराई, आपको पता है इस बात का। सही क्या आपने? और उससे टेल वालों को क्या नुकसान होगा और पानी कहाँ कहाँ ज़ाया होगा, इसका अंदाज़ा शायद लोगों को नहीं है। आमिर भाई, मुझे खबर वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, नंबर गेम जो आजकल चल रही है, नंबर पूरे हो जाएंगे ऑपोजिशन के? नंबर पूरे से ज़्यादा होंगे, पूरे से ज़्यादा होंगे। ये आपने सही कहा, नंबर जो है बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ जी, नंबर तो हमें वाज़े तौर पे जो नज़र आ रहा है उससे ये हम कह सकते हैं। फिलहाल आयशा मुझे ब्रेक का कही जा रही है जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप नहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। खबर क्या है जी? रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे और 31 रमज़ान बाजार शहर में लगाए जा रहे हैं। आटा और चीनी 2021 वाले रेट पर मिलेंगे, मिल ही ना जाएं। सही क्या मैंने? सही कहा आप। और मैं तो वैसे ही रमज़ान बाजारों के खिलाफ, मैं चाहे शहबाज शरीफ साहब का दौर हो, चाहे बुज़दार साहब का दौर है, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। मैंने शहबाज शरीफ साहब के दौर में आप एग्री करें ना करें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आमिर भाई, अगर आपने शहबाज शरीफ साहब के दौर की बात कर दी है, प्राइस डिफरेंस पे आ जाए। फिर अब प्राइस डिफरेंस को छोड़ दें। एक बात, पहली बात, अन्ना इसमें जिद्दबाजी नहीं है। आप पहले सुन लें किसी की बात, उसके बाद तबसरा करें। आपने जिसकी हिमायत करनी है करें। रमज़ान बाजार का मकसद क्या है? अवाम को सस्ते दामों अशियाए खुर्द-ओ-नोश फराहम करना, यही है। बिल्कुल, जो कि अवाम को उसके मोहल्ले में मिलनी चाहिए। लाहौर 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है, इसके अंदर 31 रमज़ान बाजारों का मतलब है कि रश लगेगा। अच्छा सुने, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि अवाम को उसके डोर स्टेप पर तमाम सहूलियात, यानी डोर स्टेप से मुराद ये नहीं है वो मार्केट जाए, उसको गवर्नमेंट के रेट पर, जो उसकी रेट हो उसके रेट पर
उसको सामान खुरोनोश मिले, उसको घी मिले, उसको चीनी मिले, चावल मिले, आटा मिले, दाल मिले, सब्जी मिले, गोश्त मिले, सही गवर्नमेंट के रेट पे मिले। इसके बजाय करते क्या हैं, मैं आपको अब उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। पिछले साल रमज़ान बाज़ार लगा, उसके टेंटों के और पंखों के और सोफ़ों के पैसे अभी तक ठेकेदारों को शायद नहीं मिले हैं। ये पिछले साल हम बड़े लंबे अरसे तक तो मिसालें आप ना ही दें, पिछले नहीं उससे पिछले साल चले जाएं। मुझे बताएं ये पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? फिर आप जो फैक्ट्री वाला जो घी वाला, सुन लें, गवर्नमेंट प्रेशर डालती है, गवर्नमेंट प्रेशर डालती है कि जो घी कंपनी, घी वाले हैं, घी मिल्स वाले, वो रमज़ान बाज़ार में सस्ता घी दें। और भाई वो हर दुकान पे सस्ता घी दें रमज़ान के अंदर, अगर आप लोगों को सहूलत देना चाहते हैं। आपका बिल्कुल सही कहा। लोगों के पास ना सवारी है, ना आपके पास सही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना वहाँ पर आप चले जाएं, आप मुझसे शर्त लगा लें, फ़कीर आपको नहीं छोड़ते, वो फेरी वाले आपको नहीं छोड़ते, वो आपके साथ छाबा लेके शुरू हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा जाकर भूल गया था कि यहाँ भाई जाना किस स्टॉल पे है, ना सब्जी ना गोश्त, और इतना गंदे म्यार का। आपके दौर के जो स्टॉल बड़े जबरदस्त लगे हुए थे स्टॉल, लोगों को उनके घरों के करीब जो दुकानें हैं उन पर ये सहूलत मिलनी चाहिए। तो मैं एग्री कर रही हूँ, इस पर सहूलत मिलनी चाहिए। आपके यूटिलिटी ये रमज़ान बाज़ार एक शोशा हो सकती है, एक तशहीर हो सकती है जिस पर तस्वीरें लगे, बुज़दार की लगे, मुझे ये मंतक जरा समझा दें। एक तरफ रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं, एक तरफ आपकी यूटिलिटी स्टोर होते हैं, वो भी सब्सिडी देते हैं, पर वहाँ पर भी लोग इतनी लंबी कतारें होती है, जा नहीं। मैंने आपसे पहले कहा, ये हुकूमतें तशहीर के लिए ये काम करती हैं, मुख्तलिफ जगह किराए पर हायर की जाएंगी। आप देख लीजिएगा उनका किराया कितना बनेगा, हुकूमत का कितना खर्च आएगा। इससे बेहतर नहीं था कि हम एक निज़ाम वज़ा करें कि लोगों को अपने घर के करीब जनरल स्टोर से, ग्रॉसरी स्टोर से आपको रमज़ान के नाम पर अच्छी चीज़ें मिल जाएं। रमज़ान बाज़ार मुझे याद है, चीनी की दुहाई थी पूरे रमज़ान बाज़ारों में, और फिर पता क्या चलता था, हमारे अपने शोज़ हुए कि आपने चीनी जो वहाँ पर जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं, मालिकान हैं, टेबल्स के नीचे छुपाई और वहाँ से वहाँ ही वो गायब करते रहते हैं। ये अंदाजा ये इसलिए होता है, और ये दी जाती है दुकानदारों को। पता है आपको इस बात का? ये चीनी थोक में, घी थोक में कहाँ जाता है? ये दुकानदारों के पास चला जाता है। वो फिर उसको उस रेट पर, जो बाजार का रेट है, उस रेट पर बेचते हैं। उसमें फ़ी किलो चीनी उनको लेट से 15 रुपये बच गए, जो कि सब्सिडी थी गवर्नमेंट की। मिलनी किसको थी? मुझे मिल नहीं रही। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं पाबंदी लगाऊं कि भाई 15 रुपये सस्ती चीनी जो है वो फराहम की जाएगी शुगर मिल से, घी मिल से सस्ता घी दिया जाएगा, और वो आवाम को ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर से मिलेगा। इससे ज़्यादा अच्छी तशहीर हो सकती है, लेकिन हुकूमतों के ज़हन में ब्यूरोक्रेसी ऐसी बातें डालती है कि वो इनको ये सफ़ेद हाथी खड़ा कर देते हैं, टेंट कैंप लगा देते हैं, और उसके ऊपर पोस्टर बड़े बड़े लगा देते हैं। आमिर भाई, मैं रमज़ान बाज़ारों पर मुझे कोई बंदा कायल नहीं कर सकता कि ये बड़ी अच्छी सहूलत है। ये सहूलत नहीं है, ये अवाम के पैसे की लूट मार है। अगर ये मेरा पैसा है जो टेंटों वालों को, पंखों वालों को दिया जाता है। सहूलत देना चाहें तो दे भी सकते हैं, असल में सहूलत देना नहीं चाहते। आटा चीनी 2-2.5 साल से इसके रेट हम फिक्स नहीं कर पाए हैं, बल्कि नायाब हो गए मुकम्मल तौर पर, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। यही बैड गवर्नेंस है। और ये बेसिक चीज है, बुनियादी जरूरत है। रोटी तो हर किसी ने खानी, अमीर गरीब ना। मेरे और आपके टैक्स के पैसे से टेंटों के पैसे दिए जाएंगे, पंखों के, सोफों के, बड़े अच्छे गमले लगाए जाएंगे, वहाँ पे कलीन बिछाए जाएंगे। भाई ज़रूरत ही नहीं है। यही पैसा जो है वो आप सब्सिडी की सूरत में आवाम तक डिलीवर करें, उनके घर तक। मैं हमेशा ये रमज़ान बाज़ारों के ख़िलाफ़ रहा हूँ। मेरे से आप जो मर्ज़ी बात कर लें, किसी को बुला लें आप, इस जो इन रमज़ान बाज़ारों के इंचार्ज बनेंगे, मैं कोशिश करूंगी आप उनसे बात सेहत कार्ड के खिलाफ ना हो। अगली खबर मैंने वो डिस्कस करनी है। रमज़ान के खिलाफ तो आप हैं, अब सेहत कार्ड भी आवाम की सहूलत के लिए है, पता नहीं इसके खिलाफ आप हैं या नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं तो वैसे आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मैं आपका इस पे कमेंट लूंगी, क्योंकि ये भी आवाम के लिए ही है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और रमज़ान बाज़ार आवाम के लिए लगने थे, और आमिर भाई ने तो कह दिया कि जी ये रमज़ान बाज़ार आवाम के ही पैसे जो हैं वो ज़ाया किए जाते हैं। खैर, जो मंतक आमिर भाई ने समझाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, और मैंने एग्री भी कर लिया। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेहत कार्ड भी आवाम के लिए हैं। अब पता नहीं, इस पर हमने काफ़ी शोज़ किए हैं और बता भी दिया सेहत कार्ड क्या है। डॉक्टर्स की हेल्थ कार्ड पर शेयर ना मिलने पर अदम दिलचस्पी, सेहत कार्ड प्राइवेट अस्पतालों को नवाजने का मंसूबा बन गया। वाकई आमिर भाई, मैंने जब, अब याद होएगा जब ये सेहत कार्ड वाला शोर मचा था,
मैंने उस वक्त भी कहा था ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिल्कुल को, सही कह रहे हैं, मुझे नवाज ने कहा, आपको याद आ गया? बिल्कुल मुझे याद। मैंने कहा था क्योंकि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स चलाते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मिसाल ले, वो क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको ये डॉक्टर साहिबा नाराज हो जाएंगे फिर पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपका नाम ले लिया। इमरान खान साहब ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का कहा एक जलसे के अंदर कि वो इतना महंगा हॉस्पिटल है, वहाँ दिल का ऑपरेशन हुआ, गरीब आदमी का हुआ है, लेकिन आप उस ऑपरेशन के अलावा चले जाएं, अब उस ऑपरेशन के पैसे इतने रखे हुए हैं कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहा है ले आओ दिल का मरीज मैं खोलना इधर दिल। हाँ, जो नहीं भी खुलने वाला सी वो भी खोल देना, जिस तरह मैकेनिक कर देना। उसमें पैसा ज़्यादा है, जिसमें पैसा ज़्यादा नहीं है जैसे गायनी है, वहाँ का मरीज आप कोई भी लेने को हॉस्पिटल तैयार नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल। और वो तो हमने वाज़ेह तौर पर मिसाल के साथ दिखाया है अपने नाज़रीन, दिखाया ना, बिल्कुल दिखाया। सीमन ने भी प्रोग्राम किया उसके ऊपर, बिल्कुल। और वो लिस्टें जो मौजूद हैं जो आपके पास बीमारियों के माँ सवाए एक दिल के मर्ज के जिसके पैसे बहुत ज़्यादा रखे हैं आपने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई दूसरा मरीज़ लेने को तैयार नहीं है। या आप भी चले जाएं, आप भी तजर्बा कर लें, आपका तल्लक तरीके इंसाफ से है, काफ लीग से है, नून लीग से है, किसी से भी है। मैं परेशान होके विंडो से आपकी तरफ देख लिया कि ये क्या कह दिया आपने। किसी से भी तल्लक है, जाएं, खुद देखें, खुद ऑब्जर्व करें। बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर्स का शेयर्स नहीं है उसमें, नज़रें हैं सबकी उस पैसे के ऊपर जो जाना हमारी जेब से ही अल्टीमेटली, चाहे वो कर्ज की सूरत में जाए चाहे टैक्स की सूरत में जाए। पहले वो इंश्योरेंस कंपनी पे पास जाएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उस पर से अपना हिस्सा निकालेगी, अपने खर्चे अखराजात निकालेगी, उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास और उनमें बांटा जाएगा। मरीज़ का कोई परेशानी, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम ये स्पेशल चीज़ें करना नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम है कि सरकारी हॉस्पिटल्स को उस लेवल पे बनाए जिस लेवल पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आपके पास दिल का एक हॉस्पिटल है, अगर वो पूरा नहीं उतर रहा तो आप एक नया PIC खड़ा कर दें, उसके साथ कोई 100 बिस्तरों का इजाफा कर दें, कोई 200 बेड्स का इजाफा कर दें, इस तरह का काम आमिर भाई मुखय्यर हजरात, और वो मुहैयर हजरात तो करेंगे, वही करेंगे। अभी तो मैं वो खबर पढ़ा था, गौहर इजाज साहब ने भी ट्रांसप्लांट का कह दिया कि बिल्कुल 2 माह के अंदर 60 दिनों के अंदर वो खड़ा बना लेंगे। गौहर इजाज खड़ा कर सकता है। इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान इसलिए कि वो जिस हॉस्पिटल का नाम लेकर बरसरे इक़्तिदार आए हैं, वो कहते थे कि मैं सेहत को सबसे ज़्यादा सहूलियात जो दूंगा, वो सहूलियात असल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रांसफ़र हो रही है। गवर्नमेंट का कोई एक नया हॉस्पिटल, चले लाहौर में हम बैठे हैं, अना आप भी लाहौर में प्रोग्राम करती हो, घूमती फिरती हो, लोगों से मिलती जुलती हो, मुझे ये बता दो लाहौर में कौन सा नया हॉस्पिटल बना है? बिल्कुल भी नहीं। जो मंसूबे बनाए, मैं तो जो शहबाज शरीफ के दौर का मंसूबा था, या अरफा करीम टावर के साथ वाला 1000 बेड का हॉस्पिटल जो बनना था, आमिर भाई गंगाराम हॉस्पिटल में मदर चाइल्ड केयर का इफ्तिताह किया गया था, वो भी कितना वहाँ पर जाके आप देख लें मौसर है, सब चीजें पुराने हॉस्पिटल्स ये सारे। चले गंगाराम है, और वहाँ पे एक्सटेंशन जो की जानी थी वो भी आपने एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, और मैं आपको लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ के दौर के 20 हॉस्पिटल गिनवा सकता हूँ। और उन हॉस्पिटल्स के साथ भी क्या सलूक हो रहा है? आप समनाबाद सब्जाजार हॉस्पिटल दे रहे हैं, ना डॉक्टर्स मिलेंगे, और आपकी नहीं होगी, और आप सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नवाजना चाहेंगे। आपके इदारे इस पर काम, अभी तो खैर इदारे काम करने छोड़ गए, जब से अदम इत्मीनान आया है सब इदारे आज़ाद हो गए हैं। मादर पिदर आज़ादी है, जो अफसर आता है आए, जो नहीं आता ना आए, घरों को जाए, 1:30 बजे चला जाए, 3:30 चला जाए, 4 बजे घर चला जाए, उसको दोबारा ना कॉल आनी है, ना व्हाट्सएप पे कॉल आनी है, ना उसको बुलाया जाना है मीटिंग से अंदर। उनके खौफ ही नहीं रहा। यहाँ पे जो वज़ीर आला है, खबर वाइंड अप करनी, माजी में ऐसा होता था? माजी में तो बड़ा बुरा हाल था, मुझे तरस आया करता था। मुझे खुद याद है, मैं 2-4 अफसरों के साथ जो है वो उनको देखा मैंने, तो बेचारे एक का तो मैं नाम भी नाम तो नहीं लेता, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड में थे DG, तो मैंने खुद देखा वो पहले भागे एक मीटिंग के लिए, उनसे कहा गया नहीं वहाँ पहुँचो, वापस आए, वापस फिर भाग रहे हैं दूसरी मीटिंग्स के लिए। फिर उनको कहा गया नहीं यहाँ नहीं, ये मीटिंग हो गया, मीटिंग। और हमें इसलिए पता है कि उतनी दौड़े हमारी टीम की भी साथ ही लगी होती है। अगर सुबह 6 बजे 7 बजे मीटिंग कॉल हो रही है तो उतनी ही, ये डेंगू के दौर की मैं बातें कर रही हूँ, फजर के बाद शहबाज शरीफ अखबार पढ़ते थे, और अखबार पढ़ने के साथ ही चाय और नाश्ता आता था उनका, और उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। आपको किनार रोड पर अफसरान की गाड़ियों की कतारें नजर आती जब आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, जो या जा रही होती थी या वापस आ रही। बिल्कुल आपने सही कहा आमिर भाई। मुझे आयशा ब्रेक का कह रही है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर अफसरान को टास्क मिल गया है, ट्रैफिक की रवानी में रुकावट तजावुजात के फौरी खात्मे का फैसला किया गया है। नहीं होने वाला ये काम,
ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अना आपकी बर्थडे है, पहले मैं बर्थडे विश कर लूँ। और अच्छा, मैं वैसे आगाज में सोच रही थी, आपने क्यों नहीं विश किया मुझे? थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच अली बट साहब, आपका भी शुक्रिया, जई साहब आपका भी शुक्रिया, और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद अभी हमारा शो जो है वो बाकी है, ब्रेक के बाद हम आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे आज मनाया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है, मेरे ख्याल से इससे पहले शायद किसी को पता हो या ना पता हो, जितना कोविड ने वाजिया कर दिया है कि वैक्सीनेशन आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले अगर हम देखें तो हिफाजती टीकों का बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है, उसकी अहमियत से भी किसी सूरत भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारे हमारे दूर दराज ऐसे गाँव देहात हैं जहाँ पर अभी भी लोग इसको उस तरह से नहीं अपनाते हैं, जो हिफाजती टीके हैं बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए जाते हैं। तो किस तरह से ये हिफाजती टीके आपके बच्चों की ज़िंदगी को महफूज रखते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर रखते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आपके बच्चों को बचा के रखते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कोविड वैक्सीनेशन पर वैसे तो हम बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं, लेकिन आज फिर आज के दिन की मुनासबत से कोविड वैक्सीनेशन पर भी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद सफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी ठीक जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, वैक्सीनेशन की अहमियत, आफादियत और लोगों को इसके बारे में बताना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये तो एक बहुत मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट डे है, और आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात भी इसमें की, क्योंकि आपने देखा कि कोविड में जितनी इसकी इम्पोर्टेंस वैक्सीनेशन की बढ़ गई, और उसके बाद ये कि जो फर्स्ट फेज़ आया इसका, जो फर्स्ट वेव थी कोविड की, उसमें क्योंकि लोग वैक्सीनेट नहीं हुए थे तो डेथ्स बहुत हाई नंबर में डेथ्स हुई, और ट्रीटमेंट भी उसमें स्टैंडर्डाइज नहीं था। और अब नेक्स्ट गो में क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी थी, इसलिए अगर ओमिक्रॉन जब आया कुछ सिम्टम्स हुए भी सही तो लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हो, और जनरली पॉपुलेशन में उस तरह नंबर ऑफ डेथ्स नहीं हुई, तो वैक्सीनेशन ने काफ़ी प्रोटेक्ट किया। हमारे कंट्री में एक एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन होता था, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के लिए भी
वैक्सीन्स थी और फिर चिकन पॉक्स की थी। एक टाइम में स्मॉल पॉक्स का होता था, वो एक टीका होता था जो ऐसे ऐसे करके स्किन में लगता था, वो फिर इरेडिकेट होगी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन बच्चों के कुछ MMR जो उनका वैक्सीनेशन वो रही, फिर ट्यूबरकुलस वैक्सीनेशन वो थी, फिर उसके बाद पोलियो के कतरे आ गए तो वो स्टार्ट हो गए, चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन आ गई। इस तरह कुछ कंट्रीज़ में डेंगू की वैक्सीनेशन आ गई, पाकिस्तान में भी वो हर कंट्री ने शुरू नहीं की कि उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, तो इसलिए वैक्सीन। और फिर फ्लू शॉट्स जो हैं, खाली फ्लू की वैक्सीन है, वो एक UK की भी स्टडीज़ थी कि कोविड से पहले हर साल 10 से 12 हज़ार एजड पॉपुलेशन फ्लू की वजह से डेथ हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और शुरू में समझा गया कि वो फ्लू चल रहा है, क्योंकि कोविड लोगों को पता नहीं था। ऐसे तो फ्लू शॉट्स अलग हैं, कोविड की शॉट्स अलग हैं, तो वो ये हर साल लगता है। तो इसको एक तो इसमें साथ इम्यूनिटी भी आपको चेक करनी चाहिए और ये साथ साथ चीज़ें करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर लेते हैं बच्चों के जो हिफाजती टीकों का प्रोग्राम होता है। मैंने जिक्र जैसे कि किया, मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानती हूँ, बल्कि 2-3 लोगों से मैं मिली भी हूँ जिन लोगों ने अपने बच्चों की वैक्सीनेशन ही नहीं कराई है। अभी भी हमारे दूर दराज गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ पर या तो सिरे से नहीं करवाई जाती, या तो सिर्फ 1-2 इंजेक्शन लगवा के बात वहीं ख़त्म कर दी जाती है। बच्चों के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम पर ज़रा रोशनी डालिएगा, किस तरह से आपके बच्चों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ये फराहम कर दें। देखिए जी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन्स होते हैं। एक तो जिन जगहों पे स्टरलाइजेशन अच्छी नहीं है, वहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी टेटनस के वैक्सीनेशन होती है और इंजेक्शंस लगते हैं। लेकिन क्योंकि अब जनरली जो स्टरलाइजेशन काफ़ी बेहतर हो गई है, तो वो जो इंजेक्शन है वो अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लगता है। पहले वो 7वें महीने पे और 8वें के दरमियान लग जाता था, लेकिन उसको अब क्लोज टू डिलीवरी, जैसे डिलीवरी का टाइम आया, सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है, उस वक्त लगता है। लेकिन बेबी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक हम तो खैर इनक्रेज करते हैं कि हॉस्पिटल डिलीवरी हो, लेकिन जो लोग देहातों में रहते हैं, गवर्नमेंट ने खैर फैसिलिटीज़ अब काफ़ी बेहतर हो गई, आपके THQ बेहतर हो गए हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट बेहतर हो गए। लेकिन जहाँ जहाँ एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज़ नहीं है और आपको डिलीवरी के साथ चांस है कि C-सेक्शन हो, तो उन जगहों पे पीडियाट्रिशियंस की भी पोस्टिंग हो रही है और हम इनक्रेज करते हैं हॉस्पिटल डिलीवरी हो, और बेबी कुछ ना कुछ देर नर्सरी में ज़रूर रहे, जो कि एक आप समझे एमरजेंसी है, इमीडिएट डिलीवरी है कि वो एमरजेंसी नॉर्मल रूटीन की होती है, और एक बेबी की होती है जैसे वो डिलीवर हुआ तो फ़ौरन वो एक एमरजेंसी में चला गया। जो भी बेबी डिलीवर होता है उसको 2-4 घंटे एमरजेंसी में जो उसकी नियोनेटल केयर है वहाँ जाना चाहिए, ताकि उसकी इमीडिएट जो कोई प्रॉब्लम्स हैं प्लस उसका प्रॉपर चेक हो जाए। कुछ चीज़ें बाद में डायग्नोज होती हैं और उस वक्त पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करके उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन एक चार्ट बनना चाहिए, और वालदा को ख़ास कर बैठ के समझाना चाहिए। अगर वो किसी गांव से भी आई है, यहाँ फैसिलिटी नहीं है, समझाना चाहिए कि ये टाइम है, ये इसका एक चार्ट बन गया है, एक कैलेंडर है वैक्सीनेशन का। ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल ने वो चार्ट बना भी रखा है और वो उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमने अपने LGH में एक नई चीज़ स्टार्ट की जो कि बेबीज़ के लिए, कि जैसे ही वो बेबी डिलीवर होगा, लेबर रूम के अंदर ही हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर बेबी का बना दिया। ग्रेट, और ये मेरे ख्याल से हर जगह प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसको चार्ट से आगे हम ले गए कि मे बी वो वालदा जैसे आपने फरमाया कि चले जाते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, तो उसको इनिशियल शॉट्स जो वहीं बेबी को लग जाएंगे, ताकि कम से कम उसकी कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होगी। और फिर उनको हम उनके फ़ोन नंबर भी रख रहे हैं, उनका फॉलोअप भी कर रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहे तो फिर उनको फ़ोन करके कहा जाता है कि आप वापस आओ। ठीक है, ठीक है, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल से हर जगह पर अगर ये प्रैक्टिस हो जाए तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रह जाएगा जो कि हिफाजती टीकों से मुदाफ़ती निज़ाम को ये बेहतर करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? जी डेफिनेटली, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बच्चे को एक तो ब्रेस्ट फीडिंग इनकरेज हम करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बेबी की इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है। वो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, और बॉन्डिंग भी माँ और बच्चे की बेहतर होती है। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी, क्योंकि वो अंदर बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होता है यूट्रस में, तो बेबी जिस वक्त बाहर आता है तो बाहर आओ, पता है आजकल तो वैसे ही लाहौर में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन आई हुई है, तो बच्चे को डिफरेंट चीज़ें जो है वो अटैक करती हैं। तो वो चीज़ें जो इमीडिएटली बेबीज़ में ज़्यादा होती हैं, उनकी वैक्सीनेशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है।
कुछ चीज़ें बच्चे को इफेक्ट नहीं करती, एजड लोगों को करती हैं, कुछ चीज़ें एजड को नहीं करती, बेबीज़ को करती हैं। तो जो चीज़ें बच्चे को पहले इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे हमने MMR उसको कहा जाता है इंजेक्शन सिस्टम को, वो बेबी को लाजमन लगता है और फिर उसका एक पूरा चार्ट बनता है कि इतने इतने महीने पे लगेगा, वो लाजमन फॉलो करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा पूरा चार्ट बनता है और उसमें मेंशन किया जाता है कि कौन कौन से महीने कौन कौन सी वैक्सीनेशन होनी है बेबी की। तो मुझे ये बताइएगा, अगर वो टाइम फ्रेम आपका आगे पीछे हो जाए कि एक टीका इस महीने में लगना था, वो आप जाके 4 महीने बाद लगा रहे हैं, तो क्या उसका भी कोई नुकसान है? उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, लेकिन अगर वो भूल भी गए और महीना दो ऊपर हो गया तो फिर भी लगवा लेना चाहिए। और उसके बाद उनकी एंटीबॉडीज चेक करके तो फिर इनकी भी बूस्टर डोजेस आते हैं। अगर हमें लगा कि उसका प्रॉपर एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, जो कि फिर वो भी टेस्ट होना चाहिए, और इसने टाइम पे नहीं लगवाया, तो फिर बाद में हमारे पास चांस है कि हम उसको बूस्टर शॉट पे ले जाएं। लेकिन जनरली हेल्थ केयर सिस्टम हमारी ग्रेजुअली इवॉल्व कर रही है, बेहतर हो रही है, लोग भी समझ रहे हैं। कोविड में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में हुई, तो इस वजह से लोग भी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं, देहात वाले भी समझ रहे हैं। और आपका पंजाब में तो ख़ासकर आपका जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है, जो आपका प्राइमरी सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इस पे पीडियाट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट की टीमें वो देहातों में भी जा रही हैं और वो वीकली जा रही हैं। और जैसे हमारे साथ अब मैडम यास्मीन राशिद ने और वज़ीर आला साहब ने कसूर हमारे साथ अटैच किया, हमने उसमें ऑफ्थल्मोलॉजी का कैंप किया। अब आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पीडियाट्रिक्स और गायनी के साथ भी हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ जाएं, और उस एरिया के साथ जितने बेसिकल यूनिट्स हैं और उनके साथ THQs हैं, उनके साथ हम एक बनाने लगे पूरी रूटीन कि हमने इस हफ्ते ये विज़िट करना है, और उनके साथ एक प्रॉपर नेटवर्किंग हो। एक हमने फोकल नंबर रखा है, एक फोकल पर्सन है हमारा, ठीक है, वो जो कोई प्रॉब्लम है वो वहाँ से फ़ोन करते हैं, वो इमरजेंसी में होता है बंदा, और वो फ़ोन भी वहाँ अवेलेबल होता है, तो वो इमीडिएटली इमरजेंसी में पहुँच सकती है। सही। अब ये जी बच्चों के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम पे तो हमने बात कर ली है। अब एक बहुत अहम चीज़ जो कि हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, बावजूद डिस्कस करने के फिर भी हमेशा से इसकी अहमियत है और मेरे ख्याल से आगे मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, कोविड वैक्सीनेशन की। मैंने वैक्सीनेशन करा ली है, दोनों डोजेस जिन लोगों ने लगवा ली हैं, जिन लोगों ने बूस्टर भी लगवाई है या लगवाने वाले हैं, डॉक्टर साहब उतनी ही हिफाजत है इस वैक्सीनेशन की भी आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ में? देखिए, कोविड से पहले मैं एक बात करता चलूँ कि जिन लोगों को चिकन पॉक्स हो चुकी है उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको चिकन पॉक्स नहीं हुई उनको चिकन पॉक्स की वैक्सीन लाजमन लगवानी चाहिए। बिकॉज 18 साल के बाद जो चिकन पॉक्स होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, बच्चा रिकवर हो जाता है, लेकिन 18 साल के बाद होती वो कोविड की तरह वो भी लंग्स में जाती है, और वो ख़ासकर फैसलाबाद झांग इस इलाके में हर साल इसका। डॉक्टर साहब इसके लिए एज की कोई लिमिटेशन नहीं है? नहीं, जब भी आपको मौका मिले ये आपको वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। ठीक है। एक तो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं फैसलाबाद VC रहा हूँ मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एपिडेमिक आया, उस पॉपुलेशन ने नहीं कराई थी, फिर हमने वहाँ एक कैंपेन शुरू की। कोविड का तो देखें कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया ने सफ़र किया। बिल्कुल, और हमने पूरी दुनिया में देखा भी है कि कितना कोविड से डैमेज हुआ है। अच्छा, और फिर उसमें जो भी शुरू में इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं था, मैं आपके पास इनिशियली इंटरव्यूज़ में आया, लेकिन उसके बाद मुझे ख़ुद इतना सीवियर कोविड हुआ कि मैं 4-5 महीने बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही, महीना में ICU में रहा। पूरी दुनिया ने फिर सोचा कि वैक्सीनेशन इज़ द आंसर, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट कुछ स्टैंडर्डाइज हो नहीं रहा था और किसी भी चीज़ से ये प्रॉपर ख़त्म नहीं हो रहा था, और इसकी इतनी वेरिएशन थी। कुछ तो था कि डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कोई एजेड हैं, किसी को कैंसर है, ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन वेरिएशन इतनी थी कि समझ नहीं आ रहा था कौन सा बचेगा कौन सा नहीं बचेगा। तो पूरी दुनिया ने सोचा कि वैक्सीनेशन इज़ द आंसर। उसमें पर डिफरेंट वैक्सीनेशन बने, चाइना ने बनाए, फिर यूरोप से बने, USA से बने, UK से बने। तो वैक्सीनेशन ने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। उसके बाद ये हुआ कि एक तो इनिशियल जो मसलन इसमें कुछ के 2 शॉट्स थे, कैंसाइनो और जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल शॉट था, और मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, इनके जो थे वो डबल शॉट्स थे, फाइजर के डबल शॉट्स थे, साइनोफैम और साइनोवैक के भी डबल शॉट्स थे।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इनिशियली चाइनीज़ वैक्सीन लगी जो कि बुरी नहीं थी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। मुझे खुद इनिशियली वो लगी, और हमने जितनी पॉपुलेशन को लगाई उसमें रिजल्ट्स बहुत हमारे अच्छे आए साइनोफार्म के। उसके बाद यूरोप ने एक बीच में कह दिया कि जी जिसने फाइज़र नहीं लगाया, कुछ कंट्रीज़ ने कर दिया कि या एस्ट्राजेनेका लगे या फाइज़र लगे या मॉडर्ना लगे तो फिर ही आ सकते हैं। अब कुछ बच्चों ने पढ़ने के लिए जाना था, कुछ ने वैसे कोई ट्रीटमेंट के लिए जाना था, कुछ लोगों के रिश्तेदार रहते हैं, ट्रैवलिंग बहुत रहती, उनको इन एनी केस फिर जो शॉट्स थे वो फाइज़र के लगे। आगे फिर कहा गया कि एक फाइज़र का एक बूस्टर शॉट है। फिर उसके बाद कुछ कंट्रीज़ ने रिकमेंडेशन की, जो यूएई में हुआ उन्होंने इसका सेकंड बूस्टर भी लगाया। एक बूस्टर लगा, फिर 2 महीने के बाद दूसरा बूस्टर लगा, यानी कि उनको 4 इंजेक्शंस लगे। तो इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, कुछ कहते हैं कि एक बूस्टर काफ़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि आप यू शुड हैव 2 बूस्टर शॉट्स। ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे है। वो एंटीबॉडी टेस्टिंग आपको साथ साथ करते रहनी चाहिए कि आप में कितनी प्रोटेक्शन है, और अगर आपको लगे प्रोटेक्शन कम हो रही है तो फिर आपको बूस्टर के लिए लाजमन जाना चाहिए। जितने हमारे पास बूस्टर लगे हैं, लोगों को ये है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने एक बूस्टर लगवाया, दूसरा बूस्टर भी नहीं लगवाया, कुछ लोगों ने दूसरा भी लगवाया, लेकिन फीवर एक दिन हुआ, को बॉडी एक्स हुई, थोड़ी सी ऐसे मलेज वीकनेस हुई। आफ्टर 2 days आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आप देखें तो मैं आज डेटा देख रहा था, 46 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन को इंटरनेशनली कोविड हुआ। अब उसमें ये कि जो प्रोटेक्शन आ गया अल्लाह की तरफ से आई, एक तो लार्ज नंबर वैक्सीनेट हुई, बिल्कुल ऐसे, दूसरा फिर एक हर्ड इम्यूनिटी हो गई। हाँ, इम्यूनिटी हो गई तो जिनको कोविड होता गया उनमें चांस थोड़ा सा कम रहा, या दोबारा कोविड हुआ तो उतना सीरियस नहीं हुआ क्योंकि उनमें कुछ एंटीबॉडीज़ थी। मोर देन 60 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। आप देखिए एक, और ये कम तादाद तो नहीं, इतनी बड़ी तादाद है। 1911 और 18 तक जो फर्स्ट फ्लू चला उसमें 5 करोड़ डेथ्स हुई थी जो सेकेंड वेव आई थी, लेकिन उस वक्त ट्रीटमेंट्स नहीं थे, वैक्सीनेशन नहीं थी, ये एंटीबायोटिक्स नहीं थे, ये स्टीरॉयड्स नहीं थे, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। वो फ्लू कहते थे, उस वक्त देहात ख़त्म हो गए थे। सो वैक्सीनेशन इज़ द आंसर। किसी ने अगर वैक्सीनेशन, जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलियन चैम्पियन था नोवैक जो ऑस्ट्रेलिया गया, जी बिल्कुल, और उसको किसी ने कहा था तुम वैक्सीनेशन ना कराओ क्योंकि तुम्हारी एफिशिएंसी टेनिस की कम हो जाएगी, उसने नहीं कराई थी। लेकिन हालांकि वो वर्ल्ड चैम्पियन था, ऑस्ट्रेलियंस ने एक डिसीजन लिया उनकी कोर्ट ने कि जब हमने एक फ़ैसला किया तो हम किसी को बीच में सिंगल आउट नहीं कर सकते, तो उसको उन्होंने कहा कि आप इधर से तशरीफ़ ले जाएँ। उसने भी ज़िद दिखाई, वो भी चला गया। लेकिन मैसेज ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई वो ये वैक्सीनेशन लाजमन कराएं, और हर साल इसके अलावा फ्लू शॉट्स भी लगवाएं। जैसे जैसे फ्लू शॉट आता है वो भी लगना चाहिए। जिन्होंने चिकन पॉक्स के नहीं लगवाए हुए वो चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन भी कराएं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि कोविड चल रहा है, ओमिक्रॉन ने एक ब्लेसिंग इन डिस, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा आप नहीं आप सही टाइम ज़्यादा ले गया, आपका क्वेश्चन उसमें रह गया। ओमिक्रॉन ने एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी आया कि वो इतना सीरियस नहीं आया। सही। हमारे ख्याल में, डॉक्टर्स के ख्याल में 2 वजूहत थी, एक तो हर्ड इम्यूनिटी थी और वैक्सीनेशन थी, लेकिन उसने लोगों में प्रोटेक्शन भी बना दी। तो आज भी 52,000 लोगों को यूके में हुआ है। आज 16 लाख लोगों को कोरोना आज दुनिया में हुआ, ये नहीं कि ख़त्म हो गया। ये तो इसके लिए तो हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि अब आपको अपना लाइफस्टाइल ही ऐसे मैनेज करना है, वही SOPs हैं जो कि फॉलो करने हैं, और वैक्सीनेशन हर सूरत करानी है। तो आज के शो का मकसद भी ये था कि आपको वैक्सीन की अहमियत के बारे में बताया जाए, चाहे वो बच्चों के हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है, चाहे वो मौजूदा सूरत हाल से इसलिए रिलेट किया कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं। तो आपकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन है, डॉक्टर साहब ने इस पर रोशनी डाल दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, और इस हिस्से में हम शामिल करेंगे सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। मौसम कैसा है इस वक्त शहर का बाहर, और आगे क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, कैसा रहेगा मौसम? हमारे साथ हैं कोमल, उनकी तरफ चलते हैं। जी कोमल। बिल्कुल
शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक दफ़ा फिर से आ चुका है और फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से लाहौर का AQI 186 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से माहिरीन हिदायत कर रहे हैं शहरियों को कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। और शहर के मौसम के हवाले से बात करूं तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होने लगा है। हर नए दिन के साथ जो है गर्मी में मज़ीद इजाफा बढ़ने लगा है और जिसकी वजह से जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं कि अभी मार्च का महीना है और मार्च के महीने में ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो जून जुलाई के महीने में गर्मी किस तरह से होगी। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो है वो सर को ढाँप कर निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि बदलते मौसम की वजह से बहुत सी तब्दीलियाँ भी जो है वो भी आ रही हैं, बहुत से ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ भी सामने आ रही हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री तक जा पहुँचा है और महकमा मौसमियात के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर के औकात में मज़ीद दर्जा हरारत में इजाफा भी देखने में आएगा, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा और आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 20 रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 डिग्री तक जाएगा और हवा में नमी का तनासब जो है वो 54% हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। बदलते मौसम की तब्दीलियों से शहरी जो है वो खुद को महफूज रखें। माहिरीन की जानकारी। कोमल, थैंक यू सो मच, आपने मौसम की सूरत हाल बताई और अगर अब आपने खरीदे हैं मोबाइल तो मेरे पास है जो लिस्ट मोबाइल रेट्स की। आज इन्फिनिक्स के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं। अगर आपने ख़रीदना है इन्फिनिक्स मोबाइल तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा? पहला है जी नोट 10 मोबाइल, 27,999 रुपये इसकी कीमत है। इन्फिनिक्स नोट 11 मोबाइल है 28,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इन्फिनिक्स Zero 8i मोबाइल है और इसकी प्राइस क्या है जी? 34,999 रुपये। और अगर आपने खरीदना है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो मोबाइल तो ये है 34,999 रुपये का। तो मोबाइल रेट आपको बता दिए, मौसम की सूरत हाल भी आपको बता दी, कुछ सेगमेंट्स और भी बचे हैं। हमने आपको सब्जियों के रेट भी बताने हैं, मार्केट में क्या है, कौन कौन सी सब्जी किस कीमत में मिल रही है। थोड़ा सा वेट करें, एक ब्रेक के बाद आते हैं तो आपके साथ लिस्ट शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और मैंने कहा था जी ब्रेक पे जाने से पहले कि हमने सेगमेंट शामिल करने हैं और आपको बतानी है जी। हमारे पास रेट लिस्ट जो आती है, बाहर हमारे रिपोर्टर होते हैं वो शेयर करते हैं, तो सबसे पहले रेट लिस्ट जानने के लिए हम अपना सेगमेंट शामिल करते हैं आज के भाव। कलीम अख्तर बाहर मौजूद हैं। जी कलीम, बताइए आज की रेट लिस्ट। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूली बरकरार है। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमतें मुस्तकम हैं, जबकि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होने के बायस वो सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। अगर आज के रोज़ सब्जियों की कीमतों की बात करें तो जो प्याज है उसका सरकारी रेट 35 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि आलू की अगर बात करें उसका सरकारी रेट 20 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 35 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी रेट 60 रुपये में, जबकि ओपन मार्केट में 75 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि मेथी सरकारी रेट 50 है और ओपन मार्केट में 55 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद बैंगन की अगर बात करें उसका सरकारी रेट जो है वो 50 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि मूंगरे जो हैं उसका सरकारी रेट 64 है, जबकि ओपन मार्केट में 75 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मटर अगर बात करें इसकी तो इसका सरकारी रेट 65 है, जबकि ओपन मार्केट में 85 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि पालक देसी वो उसका सरकारी रेट जो है वो 30 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद अब उन सब्जियों की बात कर लें जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं, लेकिन कीमतों में इजाफा होने के बायस सफ़ेद पोश तबके की पहुँच से दूर होती चली जा रही हैं। उसमें लहसन है, उसका जो देसी लहसन है उसका जो सरकारी कीमत है वो 240 है, जबकि ओपन मार्केट में 260 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। अदरक चाइना जो कि हर सब्ज़ी में जो है वो इस्तेमाल होता है, उसमें उसकी जो सरकारी कीमत है वो 145 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 160 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च जो है उसका सरकारी रेट 100 है, जबकि ओपन मार्केट में 120 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जबकि करेले की अगर बात करें तो जो कि ये गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी भी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि सरकारी रेट 160 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 175 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद भिंडी की अगर बात करें तो वो 190 रुपये में जो है फ़रोख्त हो रही है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर इसकी जो कीमत है वो 210 है। ठीक है, ओपन मार्केट की कीमत भी क्या है और किस रेट पर जो है वो चीज़ें सेल हो रही हैं, हमें कलीम ने दोनों चीज़ें बता दी हैं। थैंक यू सो मच कलीम, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन जिन लोगों ने विश किया, आपके तमाम लोगों के विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी टीम, ऑफिस के सब लोग जिन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त विशेस दी हैं और वो लोग जो कि मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के
सब लोगों की विशेष का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।